सभी डीएलएड साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। इस क्लास की जो टाइमिंग होती है रात के 9 बजे होती है और डेली हम आप सभी को इसी टाइम पे इंग्लिश की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमने ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट कर दी है और उसमें से हमने 3 टॉपिक डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो सिंपल आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक, जिस प्लेलिस्ट का नाम है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर ग्रामर, उसका लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर देख सकते हो। और देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि अगर मैं आप सभी को कहूं कि डिस्कस करेंगे, डिस्कस करते थे या डिस्कस अभी मैं करती हूँ, तो ये क्या है? टेंस है। आज इसी के बारे में हम जानेंगे। जैसे फ्रेंड्स, अगर हम टेंस की बात करें तो इसको समझने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है। जब आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा तो एक दिन में कोई भी टीचर या कह सकते हो कोई नहीं पढ़ाते। इसके लिए क्या करते हैं कि पूरा 3 मंथ का टाइम लेते हैं। आई होप कि आपको पता भी होगा, ठीक है। और बहुत ही डीपली जाकर जिस तरीके से पूरा किताब में लिखा होता है उसी प्रकार से आप सभी को समझाते हैं। हर एक पॉइंट आप सभी को याद करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो इसको आपको बिल्कुल भी इस पे फोकस नहीं करना है। जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उसी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सके। सबसे पहले अगर हम बात करें टेंस, यानी इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। अब देखिए फ्रेंड्स, हिंदी में काल बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं आप सभी को 3 सेंटेंस बोलूं कि मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है, मैं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाती थी और मैं पढ़ाऊंगी। इसमें क्या है? 3 सेंटेंस है। अब तीनों सेंटेंस में आप देख सकते हो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मैं पढ़ाती हूँ तो अभी क्या चल रहा है? मैं पढ़ाती थी तो क्या चल रहा है? और मैं पढ़ाऊंगी, यानी अभी ये वर्तमान की बात हो रही है कि मैं पढ़ाती हूँ, यानी जस्ट अभी चल रहा है, अभी ये काम पूर्ण भी नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है कि मैं पढ़ाती थी, यानी क्या है? मैं पढ़ाती थी और अब मैं नहीं पढ़ाती हूँ, यानी ये क्या है? ये जो हमारा काम था पढ़ाने का, मैं पहले करती थी और अब नहीं करती हूँ। तीसरा जो पॉइंट है कि मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका कि मैं पढ़ाऊंगी, यानी मैं पहले भी नहीं पढ़ाती थी, अब भी नहीं पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं बाद में पढ़ाऊंगी। यहाँ पे तीसरा सेंटेंस का मतलब। तो इसी को हम 3 काल में बांट देते हैं, जिसका नाम होता है, पहले का नाम होता है आपका वर्तमान, दूसरे का नाम होता है आपका भूतकाल और तीसरे का नाम होता है भविष्यकाल। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अभी आप प्रेजेंट में इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, यानी किसके लिए? तो आपका जो फ्यूचर हो बहुत ही अच्छा हो। लेकिन फ्रेंड्स, आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, आई थिंक ये इसका आंसर आप कर सकते हो कि ये किसका स्टेटमेंट है कि वर्तमान में इतना ज्यादा स्ट्रगल सहना भविष्य के लिए, ये क्या है? एक अपने आप को पूरा उसमें झोंक देना, तो फिर जिंदगी किस काम की है? ये हमने वर्तमान भारतीय समाज, या आप कह सकते हो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में ये हमने स्टेटमेंट देखा था। और आई होप कि आपको याद भी होगा। अगर याद है तो आप बता सकते हो, अगर नहीं आती तो फिर भी कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट कल आप सभी को इसका आंसर करेंगे। सो ये आपके 3 सेंटेंस हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो टेंस होते हैं, इनके जो टाइप्स होते हैं 3 होते हैं। सबसे पहले तो आप यही याद कर लीजिएगा, जिसमें आपका प्रेजेंट आता है 1P, उसके बाद से दूसरा P जिसको हम पास्ट कहते हैं, उसके बाद से जो आपका आता है फ्यूचर यानी F। तो PPF, इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हो, PPF यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ये तो हमको अभी लग रहा है कि हमने पूरा क्लियर कर लिया, बट अभी कुछ नहीं है फ्रेंड। जैसे अगर आपने पढ़ा होगा कि जो टेंस है उसकी कुल संख्या जो है 12। अब कैसे 12 है, आइए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी के साथ आप समझ जाएंगे टेंस के बारे में। इसीलिए मैंने आप सभी के लिए जो पीपीटी होता है, ठीक है, उसको हमने बनाया है ताकि आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो। देखिए, अभी मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। यानी प्रेजेंट यानी आपका वर्तमान जो अभी आप पढ़ रहे हो, पास्ट यानी आप पढ़ लिए थे,
ठीक है। जैसे कि अभी जो आपका जो डे वाली वीडियो देखी वो क्या है, पास्ट है, वो बीत चुका है। फ्यूचर यानी अभी नेक्स्ट क्लास 10 बजे आने वाली है या आएगी, वो क्या है, हमारा फ्यूचर। तो इस तरीके से ये हमारे 3 टेंस होते हैं। अब इन टेंस के भी कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं। अब अलग अलग पार्ट से इसके बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है अगर एक आप समझ लेंगे तो जो पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, इसको भी बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। किस तरीके से, जैसे कि फ्रेंड, जैसे एक ही वाक्य है, एक ही वाक्य को हम बहुत प्रकार से कह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मैं पढ़ती हूँ, ठीक है, मैं पढ़ती हूँ, ये पहला हो गया। उसके बाद अगर हम दूसरे की बात करें तो मैं पढ़ रही हूँ। उसके बाद जो तीसरा होगा कि मैं पढ़ चुकी हूँ, यानी मैं पढ़ चुकी हूँ। उसके बाद से लास्ट जो है वो है कि मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। तो ये 4 सेंटेंस है। हम अपने डेली के, आप कह सकते हो, जो हमारा जो डेली रूटीन होता है उसमें हम इस तरीके के वाक्य बोलते हैं। मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ चुकी हूँ, या आप कहते हो कि मैं सुबह से ही पढ़ रही हूँ। तो मैं सुबह से ही पढ़ रही हूँ, इसका मतलब देखिए इसी जो 4 सेंटेंस है इसी को अलग अलग पार्ट में डिफाइन कर दिया गया है। मैं पढ़ती हूँ यानी ये क्या है, मैं पढ़ती हूँ यानी ये इंडेफिनिट है, यानी अनिश्चित है, इसमें निश्चितता नहीं है कि मैं, ये हमारा काम पूरा हो चुका है या मैं कब से पढ़ती हूँ, ठीक है। मैं पढ़ रही हूँ, ये भी क्या है, अभी जारी है। तो इसको हम किस पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। उसके बाद मैं पढ़ चुकी हूँ यानी क्या, हमारा अगर हम देखते हैं कि आम बोलचाल में हम बोलते भी हैं कि पूरा काम परफेक्टली तरीके से हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। उसी प्रकार से मैं पढ़ चुकी हूँ यानी ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। यानी मेरा काम जो है बहुत ही परफेक्ट तरीके से हो गया, इसके अकॉर्डिंग भी आप याद कर सकते हो। यानी मैं पढ़ चुकी हूँ और मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, यानी यहाँ पे क्या होता है कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों ही ऐड होते हैं। यानी अगर आपको टाइमिंग दिखाया जाए तो यहाँ पर और लास्ट में रहा है, रही है, तो ये क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। मैंने आप सभी को एग्जाम्पल के थ्रू बताया जिसके थ्रू आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो, कोई उतना दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता चल गया, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसके प्रेजेंट पहले टेंस का जो होता है 4, उसी प्रकार से सेम जो पास्ट इंडेफिनिट यानी मैं पढ़ती थी, पास्ट कंटिन्यूअस में पढ़ रही थी, पास्ट परफेक्ट मैं पढ़ चुकी थी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मैं 2 घंटे से पढ़ रही थी, ठीक है। तो ये आपका पास्ट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे फ्यूचर की, फ्यूचर इंडेफिनिट मैं पढ़ूंगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस मैं पढ़ रही होंगी या होंगी, मैं पढ़ रही होंगी। जैसे कोई फॉर एग्जांपल में अगर इस तरीके के वाक्य कब आते हैं कि बोलते हैं कि आपको इस टाइम तक आ जाना होगा, तो आप क्या बोलते हो, नहीं मेरा उस टाइम काम होता है, मैं उस टाइम ये काम करती रहूंगी, सो मैं नहीं आ पाऊंगी। तो इस तरीके से अगर हम कोई टाइमिंग देता है और उस टाइम पे हम कहते नहीं हमारा ये काम है, तो मैं पढ़ रही होंगी, वो कर रहा होगा, शायद ऐसा हो रहा होगा, शायद वो लोग आ रहे होंगे, वो शादी में जाने के लिए तैयार हो रही होगी। तो यहाँ पे रही होंगे, रहे होंगे, आ रही होंगी, मैं पढ़ती रही होंगी। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वे होते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी हमारा फ्यूचर भविष्य की बात है। आप शिक्षक बनेंगे, आप शिक्षक बनने के लिए पढ़ रहे होंगे, आप शिक्षक बन चुके होंगे, आप 2 साल से शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपने देखा कि हमने इन्हीं एक सेंटेंस के हमने चारों पैटर्न में बहुत ही आसानी के साथ आप सभी को बता दिया। अब उतना आप सभी को इसको पहचानने में दिक्कत भी नहीं होगा क्योंकि हमने चार्ट्स के थ्रू बनाए हैं जिसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है।
यानी कुल आपके जो टेंस होते हैं उनकी संख्या होती है 12। तो ये तो हम बहुत ही डीपली नहीं जा रहे, क्योंकि डीपली क्वेश्चन तो कभी पूछता ही नहीं है। अगर हम आप सभी के इंग्लिश में बात करें ना, तो डीपली क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्लियर हुआ। अब चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हो कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी लिखा है, जैसे कि प्रेजेंट का हो गया, पास्ट का हो गया, फ्यूचर, ताकि आप सभी को बहुत ही क्लियरली समझ में आए। देखिए प्रेजेंट में भी क्या होता है ना, आपका प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया। इसमें भी क्या होता है कि जैसे कि हमने सेंटेंस पढ़ा था, उसमें असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। उसी प्रकार जो प्रेजेंट होता है इसके क्या होते हैं, एक होता है आपका अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव और तीसरा होता है आपका इंट्रोगेटिव। तो ये 3 टाइप भी होते हैं। जैसे कि मैं खाना खाती हूँ, मैं खाना नहीं खाती हूँ, क्या मैं खाना खाती हूँ। तो ये 3 इस तरीके के वाक्य हो जाते हैं। जैसे आई ईट फूड, आई ईट नॉट फूड, ठीक है, आई डू नॉट ईट फूड, डू आई फूड। अब जैसे कि अगर हम तीसरा वाक्य बोले, जैसे कि ही राइट्स अ लेटर, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर हम वही वाक्य बोले कि ही डज नॉट राइट अ लेटर, तो यहाँ पे क्या है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। उसी प्रकार से अगर हम बोले डज ही राइट अ लेटर, तो ये क्या है, इंटरगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा ये बेसिक है, क्योंकि आप सभी को उतना बेसिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। बस कुछ रूल नियम जो कि आप याद कर लीजिएगा। सो यहाँ पे मैं खाना खाता हूँ, वे स्कूल जाते हैं, मैं खाना नहीं खाता हूँ, क्या मैं खाना खाता हूँ, यानी ता है, ती है, ते हैं, आप बचपन से ही इसको पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जो कि हम अभी प्रेजेंटली बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें हम मतलब हम प्रेजेंट में इसको हम रखते हैं। उसी प्रकार से पास्ट की अगर बात करें, तो मैं खाना खाता था, वे स्कूल जाते थे, या वह स्कूल जाते थे, या वह स्कूल जाता था, मैं खाना नहीं खाता था, क्या मैं खाना खाता था। उसके बाद फ्यूचर की बात करें, तो मैं खाना खा लूंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्या मैं खाना खाऊंगा। इस तरीके से तो बहुत ज्यादा गुस्से वाले आदमी बोलते हैं, मैं खाना खा लूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्या मैं खाना खा लूंगा। तो इस तरीके के जो भी सेंटेंस होते हैं, इसी को हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में इसको डिवाइड करते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, ये तो पूरा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं चार्ट्स की, हमने चार्ट्स किस तरीके से बनाए उसके। तो फ्रेंड्स, इस चार्ट के थ्रू आप बहुत ही आसानी के साथ समझने वाले हो, और कोई भी ऐसे मैं सेंटेंस लूँगी आप बहुत ही आसानी के साथ बना लेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को पता है टेंस जो होते हैं 3 होते हैं, और इन तीनों के 4-4 पार्ट होते हैं। तो इस तरीके के आपके 12 टेंस होते हैं। इसमें सबसे पहला इंडेफिनिट, उसके बाद कंटीन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कंटीन्यूअस। अभी मैंने आप सभी को सेंटेंस भी बताया, वाक्य भी बताया किस तरीके से लास्ट में होता है। यहाँ पर वही नियम होता है, अब बस हेल्पिंग वर्ब आप सभी को याद रखना है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है ये याद रखना है। उसके बाद आप बहुत ही क्लियरली कोई भी सेंटेंस कर सकते हो। और देखिए फ्रेंड्स, आज तो हम डिस्कस कर रहे हैं, और कल टेस्ट होगा, जिसका अकॉर्डिंग हम बहुत सारे आप सभी को इस तरीके के टेंसेस देंगे, जिसका अनुवाद आप कह सकते हो कि आपको उसी के प्रेजेंट इंडेफिनिट, या आप कह सकते हो जिस तरीके से हम कहें कि अगर हम प्रतिदिन टहलते हैं, तो इसका आपको क्या करना होगा, ट्रांसलेट करना होगा, क्योंकि ट्रांसलेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो लास्ट में क्या होता है, ता है, ती है, ते हैं। अब यहाँ पर हमने नियम तो जान लिया कि ता है, ती है, ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। अब डज और डू का यूज कहाँ होता है, ये कुछ महत्वपूर्ण नियम्स होते हैं जिसको आप सभी को पता होना होगा। तो देखिए फ्रेंड, डज और डू का जो प्रयोग होता है, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, तो डज का जो यूज होता है वो सिंगुलर के लिए लगता है, और डू का जो यूज होता है प्लूरल के लिए लगता है। लेकिन इसमें भी देखिए, अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जैसे मैं अगर आप सभी को कहूँ यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है, बस ऊपर ऊपर वैसे ही बता दे रही हूँ। देखिए, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का, आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस
बना रहे हो तो उसमें हम डज और डू का यूज़ नहीं करते। किस तरीके से बनता है, जैसे कि देखिए, सबसे पहले ये बताने से पहले मैं आप सभी को बताऊं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर जानना बेहद ही जरूरी है। एक तो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद से आपका वर्ब होता है, उसके बाद अदर वर्ड्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लेती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। तो यहाँ पर अगर आप सभी को आंसर आता है तो आप इसका आंसर कर सकते हो। वह पत्र लिखता है, वह यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। लिखता क्या है, यहाँ पे क्या, लिखना क्या है, एक क्या है, यह एक काम कर रहा है, यानी ये क्या है, एक वर्ब है। पत्र क्या है, तो यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह पत्र लिखता है। तो सबसे पहले नियम क्या होता है, हम ही लिखेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, वह पत्र लिखता है तो वह क्या है, एक वचन है या बहुवचन है, यानी सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पर आप सभी का आंसर होगा कि यह सिंगुलर है, यानी एक वचन है। तो यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात होती है कि कभी भी सिंगुलर, ठीक है, कभी भी सिंगुलर जैसे सेंटेंस आता है, यानी जिसमें एक वचन, जैसे कि मान लीजिए राम खाता है, राम जाता है, ठीक है, राम खेलता है, वे जाते हैं, ये क्या है, बहुवचन है। वे खाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, तो ये क्या है, बहुवचन है। तो अगर एक वचन आए तो हम क्रिया के साथ, यानी लिखता है, क्रिया के साथ यानी वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ देते हैं, ठीक है। और अगर बहुवचन आता है तो हम उस टाइम क्या लिखते हैं, तो उस टाइम हम कुछ भी मतलब एस और ईएस का यूज नहीं लगाते हैं, सिंपली हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। जैसे कि ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही राइट्स, ठीक है, ही राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पर हम देख सकते हो कि हमने क्या लगाया, राइट्स अ लेटर। राइट होता है, अगर यही बोलता है कि वे पत्र लिखते हैं तो हमारा सिंपल होता ही राइट अ लेटर। तो ये कुछ ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम डज और डू का यूज कहाँ पे करते हैं। डज और डू का यूज अगर नेगेटिव सेंटेंस में, तो यहाँ पर तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस जान लिया, ठीक है। एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी सेंटेंस हो जिसमें नहीं और क्या का यूज नहीं होता है, ठीक है, नहीं और क्या का यूज नहीं होता है, सिंपल ऐसे ही वाक्य बोला जाता है जिसमें ता है, ती है होता है, उसमें हम क्या करते हैं, अगर एक वचन का होता है तो उसमें हम एस या ईएस जोड़ देते हैं, क्लियर। और अगर बहुवचन का होता है तो हम उसमें एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं, उसमें हम सिंपल क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं और कुछ अलग उसमें एक्स्ट्रा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, डज और डू का यूज कहाँ पे करते हैं। जैसे फ्रेंड्स, वही अगर मैं सेंटेंस लिखूँ, क्योंकि एक अगर सेंटेंस लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि वह पत्र नहीं लिखता है, वह पत्र नहीं लिखता है। तो वह पत्र नहीं लिखता है, सबसे पहले ता है, तो आप सभी को पता चल गया कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट आप सभी को पता है डज और डू लगता है। हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस अगर रहेगा तो उसमें हम केवल एक वचन के साथ एस या यस जोड़ देते हैं, बहुवचन रहता है तो उसमें हम कुछ नहीं जोड़ते हैं, सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। यहाँ पर नहीं लग गया तो हम इसको किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे वह पत्र नहीं लिखता, यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि यह कौन सा है, तो यह एक वचन है। और अभी मैंने बताया कि एक वचन के साथ डज लगता है और बहुवचन के साथ डू लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा, वह है तो हमारा सब्जेक्ट होगा ही, वह है तो सबसे पहले हम नॉट लिखेंगे। नॉट लिखने के लिए हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो डज, ही डज नॉट। अब यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट अ लेटर, ठीक है, राइट अ लेटर। उसमें हमने क्या किया था, एस जोड़ दिया था, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव है, तो राइट अ लेटर इस तरीके से पूरा हो जाएगा, ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब यहाँ पर अगर यही होता कि वे पत्र नहीं लिखते हैं तो क्या हो जाता, आप आंसर कर सकते हो, वे पत्र नहीं लिखते हैं। यहाँ पे सिंपल इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, वे पत्र नहीं लिखते हैं। तो वे पत्र नहीं लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही डू नॉट राइट अ लेटर, यानी जो ईएस हमने लगाया, यानी जो डज लगाया था, अब हटाकर हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे डू लगा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि वे का जो होता है वो होता है दे। तो ही डू नॉट राइट अ लेटर। तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए फ्रेंड्स, क्या की बात करें, क्या अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो हम डू या डज का यूज कहाँ करते हैं। तो क्या वह पत्र लिखता है, तो क्या वह पत्र लिखता है, तो जब भी क्या है तो हम सिंपली शुरू में डज का यूज कर देते हैं और उसके बाद ही राइट अ लेटर और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये कुछ नियम है जिसको अगर बहुत ज़्यादा आप डीप में जाएंगे तो फिर आप उसी में उलझ जाएंगे। तो इतना ज़्यादा डीपली जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बस नियम मैं आप सभी को बता दूंगी और 1 से 2 सेंटेंस, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इंडेफिनिट सेंटेंस, अगर कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है और उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी 3 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस यानी ऐसे कोई वाक्य जिसमें सिंपल नहीं और क्या का यूज नहीं होता है, उसमें अगर एक वचन का सेंटेंस होता है तो उसमें हम एस या ईएस जोड़ देते हैं। और अगर बहुवचन का होता है जैसे वे स्कूल जाते हैं तो हम सिंपल बॉब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। अगर नहीं आता है तो हम बहुवचन के साथ डू नॉट और एक वचन के साथ डज नॉट का यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। और अगर बीच में WH फैमिली जैसे कि वह क्यों झगड़ती है, वह क्यों झगड़ती है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्यों है उसका इंग्लिश लिखेंगे, वाई डज, उसके बाद हम लिखेंगे डज सी क्वेरल। तो इस तरीके के कुछ नियम है जिसको आप याद कर सकते हो। सेम प्रोसेस जो होगा उसी प्रकार से देखिए, मैं सबसे पहले तो जितना इंडेफिनिट है उसको बताऊंगी, बाद में हम कंटिन्यूस की, कि इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो बहुत ही बेस्ट रहता है, ठीक है। इसको याद करने में उतना दिक्कत भी नहीं होगा। बात कर अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरा जो है वो है पास्ट इंडेफिनिट। इसमें क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, था है, थी है। सेम जिस तरीके से हमने पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा उसके भी 3 टाइप होते हैं, इसमें भी इसके भी 3 टाइप होते हैं। वहाँ पे डज डू लगता था, इसमें सिर्फ डिड लगता है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म। बस यही याद रखना है। जिस तरीके से हम नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में डज और डू का यूज करते थे, जहाँ पे यहाँ पर क्या होता है कि सेम हम कुछ भी मतलब ना इसमें ईएस लगा है ना मतलब जो आपका पास्ट होता है ना, आप कंटिन्यूअस लो या परफेक्ट कंटिन्यूअस लो, ये बहुत ही इजीली से हो जाता है। तो सिर्फ इसमें आप सभी को याद रखना है कि अगर कोई सिंपल सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का तो उसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट रहता है, ठीक है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म और उसके बाद से अदर वर्ड्स। अगर नेगेटिव आता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद डिड नॉट रहेगा, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो सबसे पहले तो आपका हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि क्या मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी, तो क्या होगा डिड, उसके बाद आई यानी सब्जेक्ट, उसके बाद हम यहाँ पे नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से मान लीजिए कि अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंटेंस दे देता है तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर रीड, फिर द बुक। तो इस तरीके के जिस तरीके से अपने प्रेजेंट में पढ़ा उसी प्रकार से इसमें पास्ट में। अब देखिए फ्रेंड्स, जो फ्यूचर है सेम प्रोसेस इसमें भी यही होता है। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे आप सभी को पता है कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को हमने बताया था, जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा जिसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस इसमें भी ऐसा ही होता है, जैसे कि मैं अखबार पढ़ूंगा, मैं अखबार नहीं पढ़ूंगा, क्या मैं अखबार पढ़ूंगा। इसमें क्या होता है कि देखिए, अब पहले क्या होता था कि शैल और विल, लेकिन अब ज्यादातर अगर हम बात करें तो विल का अगर आप यूज करते हो तो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी मतलब कि सेंटेंस हो उसमें बॉब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो हमने प्रेजेंट देखा जिसमें बॉब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अगर एक वचन होता है तो एस और यस लगता है। पास्ट की अगर हम बात करें तो इसमें बॉब का सेकंड फॉर्म जिसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो इसमें क्या होता है, लास्ट में गी और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और विल और कभी सेल का यूज, जैसे आई के साथ सेल का यूज भी कर लिया जाता है। तो ये कुछ नियम है जिसको आप याद कर सकते हो। अगर हम बात करें यहाँ पर, अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, ठीक है, हम तीनों बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस। देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आप सभी को क्या याद रखना है, सबसे पहले तो रहा है, रही है, मतलब लास्ट में है आता है। पास्ट कंटीन्यूअस में क्या आता है, रहा था, रही थी, रहे थे। परफेक्ट कंटीन्यूअस फ्यूचर कंटीन्यूअस में क्या होता है, रहेंगे, रहेंगी, रहूंगा। तो इस तरीके के जो भी लास्ट में वाक्य आते हैं तो इस तरीके से उनको पास्ट
फ्यूचर और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। इसमें क्या लगता है, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगता है इज एम आर लगता है, यानी अगर एक वचन होता है तो इज, आई हो तो एम, और आर का यूज जब बहुवचन हो तो हम इज एम आर का यूज करते हैं। और इसमें V4 यानी हेल्पिंग वर्ब, यानी आप कह सकते हो वर्ब के साथ ING जुड़ जाता है। कोई भी टेंस हो कंटिन्यूअस में क्या होता है, ING हम इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप सभी को 1 से 2 उदाहरण पूछ सकती हूँ, उसका आंसर आप कर सकते हो। मैं कर रही हूँ, मैं यह काम कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं गाना गा रही हूँ, मैं सो रही हूँ। इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंस है जिसका यूज करके आप बता सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस की, तो मैं गा रही थी, मैं सो रही थी, मैं हंस रही थी। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, तो अगर एक वचन हो तो वाज का, अगर बहुवचन है तो वेयर का यूज करते हैं। और इसमें हम इसमें भी सेम यही प्रोसेस होता है, ING इसमें ऐड कर देते हैं। बात करते हैं पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस की, तो इसमें क्या होता है, रहा होगा, रही होगी, और इसमें हम विल बी का यूज करते हैं। तो इस प्रकार आप सभी को क्लियर हो गया। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, इज एम आर यूज करते हैं। अगर पास्ट कंटिन्यूअस होता है तो वाज वर यूज करते हैं। और अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है तो उसमें हम विल बी और वर्ब का फोर्थ, यानी आप कह सकते हो वर्ब में ING ऐड कर देते हैं। तीनों में सेम प्रोसेस ऐसे ही होता है। ठीक है, मैं लास्ट में अभी कुछ उदाहरण के साथ आप सभी को बताऊंगी, जिसके अकॉर्डिंग आप बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लोगे। अब बात करते हैं परफेक्ट, यानी जो काम हो चुका है। ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं पढ़ चुकी हूँ, यानी क्या लास्ट में अगर है आता है, मैं पढ़ चुकी थी, तो ये क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। मैं पढ़ चुकी होंगी, या वो जा चुके होंगे, वो कर रहे मतलब चुका होंगे, चुकी होंगी, वो खाना बना चुकी होंगी। तो इस तरीके का अगर सेंटेंस आते हो तो वो क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट। मैं कर रही मतलब वो जा चुके थे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, मैं जा चुकी हूँ, मैं कर चुकी हूँ, मैं पढ़ चुकी हूँ। तो ये सभी जो सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। इसमें क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब लगता है हैज और हैव लगता है। एक वचन होगा तो हैज, बहुवचन होगा तो हैव। और इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब में हमारा थर्ड लगता है। ठीक है, कोई भी तीनों में, जिस तरीके से हमने सेकंड में अगर कंटिन्यूअस में हमने देखा था, तीनों टेंस में क्या लगता है, ING लगता है। इसमें तीनों ही पास्ट में, फ्यूचर में एंड प्रेजेंट में क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, चुका है, चुकी है। अगर इस तरीके के वाक्य चुका था, चुकी थे, चुके थे, तो इसमें क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस हैड लगता है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, जिस तरीके से आपका डिड था इसमें हैड लगता है। उसी प्रकार से अगर फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो चुका होंगे। ठीक है, इस तरीके के अगर जो वाक्य होंगे, यानी चुका होंगे, चुके होंगे, तो इस तरीके के जो भी सेंटेंस होते हैं इसमें हम विल हैव का यूज करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी यूज करते हैं। बात करते हैं यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, रहा है, रही है, प्लस साथ में समय भी दिया होता है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक है, जिसमें परफेक्ट भी होता है और कंटिन्यूअस भी होता है, यानी काम पूर्ण हो चुका है लेकिन अभी भी वो चल रहा है। ठीक है, और इसमें अगर टाइमिंग दिया होता है तो हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। और इसमें भी हम ING यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी क्योंकि कंटिन्यूअस है तो इसमें भी ING जोड़ देते हैं। उसी प्रकार से अगर हम पास्ट की बात करें तो इसमें रहा था, रहे थे, रही थी। इसको रटने की आवश्यकता नहीं, अगर आप रटेंगे बहुत ज्यादा इसमें डीपली जाएंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बहुत ही ऊपर ऊपर इसको याद करना है। रहा था, रहे थे, रही थी, इसमें भी समय दिया हो तो सिंस और फॉर, और इसमें हम क्या यूज करते हैं तो हैड बीन और वर्ब का, यानी वर्ब के साथ ING जोड़ देते हैं। उसी प्रकार से लास्ट अगर हम बात करें, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगे, और साथ में समय दिया हो तो सिंस, फॉर, फ्रॉम, विल हैव बीन और वर्ब का यानी ING वर्ब में जोड़ देते हैं। तो ये कुछ चार्ट्स हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार अगर इसके बारे में पढ़ रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ्रेंड्स जो टेंस होता है ना, बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप इसमें डीपली जाएंगे तो बहुत ही मतलब हर एक टॉपिक आप सभी को बहुत ही अच्छे से पढ़ाना होगा। और अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप
एक टॉपिक को 3 महीने तक पढ़ते रहेंगे तो फिर कोई फायदा भी नहीं है, और उतना डीपली पूछता भी नहीं है, तो इतना ज़्यादा आप सभी को याद नहीं करना है। ठीक है, जो भी रूल नियम रेगुलेशन या कह सकते हो उसको बस देख लेना है एक बारी। अब चलिए कुछ मैं आप सभी को सेंटेंस देती हूँ जिसका आंसर आप सभी को करना है, और देखिएगा आप बहुत ही आसानी के साथ आंसर कर सकेंगे। जिसमें सबसे पहला जो मेरा सेंटेंस है कि तुम कल क्या करोगे, तुम कल क्या करोगे, ये फ्यूचर का है, ये तो मुझे पता है या आप सभी को भी पता होगा, लेकिन आप सभी को ये बताना है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। उसके भी हमने 3 पार्ट्स बताए थे, एक तो अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव। तो इन तीनों पार्ट्स में से ये है क्या, तुम जैसे कि मैंने अभी जो सेंटेंस पूछा मैं भूल गई, चलिए पूछ लेती हूँ कि क्या हम यह पुस्तक पढ़ेंगे, क्या हम यह पुस्तक पढ़ेंगे, ये क्या है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, अफर्मेटिव है। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने अभी जस्ट आप सभी को बताया कि आई के साथ शैल और विल का, इस तरीके से आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाता है, लेकिन अगर हम नॉर्मली देखें तो अब अगर आप विल का भी यूज करते हो तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप बता सकते हो क्या हम यह पुस्तक पढ़ेंगे, क्या हम पुस्तक पढ़ेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसमें हमारा जो नियम था, नियम के अकॉर्डिंग आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे गा गे गी है और विल और बॉब का फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा क्या क्वेश्चन था कि क्या हम, ठीक है, क्या हम यह पुस्तक पढ़ेंगे, क्या हम यह पुस्तक पढ़ेंगे, तो क्या हम पुस्तक पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने बताया था कि जब भी क्या स्टार्टिंग होता है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब, अब यहाँ पर अगर आप शैल रखते हैं तो भी सही, विल रखते हैं तो भी सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम और मैं के साथ शैल का यूज किया जाता है। सो यहाँ पे आप विल अगर लिख लेते हो तो कोई भी गलत नहीं होगा, तो आप लिखेंगे विल। ठीक है, विल वी, क्योंकि हम का इंग्लिश क्या होता है विल, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद से हमारा क्या आता है क्रिया, यानी क्या हम पढ़ेंगे, यानी पुस्तक पढ़ेंगे। पढ़ना का क्या होता है रीड, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है तो हम सिंपल लिख देंगे यहाँ पे रीड, और यह पुस्तक, तो यह पुस्तक यानी दिस बुक, तो इस तरीके से हो जाएगा विल वी रीड दिस बुक। सो आई होप कि आप बहुत ही आसानी के साथ इसको बता सकेंगे, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए फ्रेंड्स, कुछ छोटे छोटे आप सभी के लिए सेंटेंस है जिसका आंसर आप सभी को करना है। जैसे मेरा पहला है, इंग्लिश में ही पूछूंगी, ठीक है, क्योंकि हिंदी में तो पूछेंगे ही नहीं आपके एग्जाम में। सो यहाँ पे हमारा पहला है कि जो हमने क्वेश्चन, या आप कह सकते हो वी वॉक डेली, वी वॉक डेली। यहाँ पे ये कौन सा सेंटेंस है, या आप कह सकते हो ये किस टेंस का है, बस इतना ही आप सभी को बताना है, वी वॉक डेली। तो फ्रेंड्स चलिए इसको मैं बता देती हूँ, आप नेक्स्ट सेंटेंस बताइएगा। देखिए वी मतलब क्या होता है हम, वॉक मतलब क्या होता है टहलना, और डेली तो हमने जाना था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, बॉब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और क्योंकि यहाँ पे हम है तो क्या है बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ पे वॉक लगा है, क्योंकि अगर एक वचन होता तो एज या ईयर्स जोड़ता। अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसमें सेकंड फॉर्म लगता है। ठीक है, फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में अलग ढंग से उसका होता है। सो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें वी वॉक डेली, तो यहाँ पे हमारा सिंपल क्या लग रहा है प्रेजेंट, तो यहाँ पे क्या है हम प्रतिदिन, क्योंकि डेली मतलब क्या है हम हर रोज या प्रतिदिन टहलते हैं, यानी टहलते हैं, ता है ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरा में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरीके के सेंटेंस दे देगा और पूछेगा यह किस टेंस का है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, कि दे गो टू स्कूल, इसका आंसर करना है। प्लस अगर मैं आप सभी से पूछूं कि आई वॉज गोइंग, आई होप कि आप इसका आंसर बहुत इजीली तरीके से करेंगे। दे गो टू स्कूल, आई वॉज गोइंग, ये दो क्वेश्चन आप इसका हिंदी में बता सकते हो, और ये किन टेंस के ये दोनों सेंटेंस है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में करना है। तो आज के इस वीडियो में हमने टेंस के बारे में जाना।
और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कीजिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अगर आप टेंस में जाने का बहुत ज़्यादा डीपली प्रयास करेंगे ना तो उसमें जाते ही रह जाएंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ज़्यादा आप सभी को इसमें डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको रूल, नियम, कौन से टेंस में डिड का यूज़ कब होता है, डू और डज किस में लगता है, हैड कब लगता है, हैड बीन कब लगता है, विल बी, विल हैव बीन, इस तरीके के जो भी हेल्पिंग वर्ब है इसको बस याद रखना है और कुछ ज़्यादा नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।